स्थान दक्षिणी खंडहर के बाहर बर्फीली घाटी। रेगनार के साथ अंतिम युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर केवल बर्फ और सन्नाटा बचा था। ध्रुवांत चुपचाप रेगनार के शरीर के सामने खड़ा था। रेगनार के अंतिम शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। शायद तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य अभी भी जीवित हो। ध्रुवांत की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। परिवार? यह शब्द उसके लिए लगभग अनजान था। उसे अपने अतीत की कोई स्पष्ट स्मृति नहीं थी। उसे केवल इतना याद था कि वह एक दिन दिव्य आकाश संप्रदाय के द्वार पर मिला था। ध्रुवांत! नायरा की आवाज ने उसकी सोच तोड़ दी। अब हमें वापस चलना चाहिए। यह खंडहर ज्यादा देर सुरक्षित नहीं रहेगा। ध्रुवांत ने धीरे से सिर हिला दिया। लेकिन जाने से पहले वह एक बार फिर रेगनार के शरीर की ओर मुड़ा। तुम्हारी बात सच हो या झूठ, मैं इसका उत्तर अवश्य खोजूंगा। मैं जानूंगा कि मैं वास्तव में कौन हूं और मेरे अतीत में क्या छिपा हुआ है। उसी क्षण दूर कहीं बादलों के बीच एक विशाल काली छाया की आंखें खुलीं। तो उत्तराधिकारी आखिर प्रकट हो ही गया। लेकिन अभी उसका समय नहीं आया है। और काली छाया फिर अंधकार में विलीन हो गई। 3 दिन बाद ध्रुवांत, नायरा और आरव अंततः दिव्य आकाश संप्रदाय के क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे। विशाल पर्वतों के बीच स्थित संप्रदाय पहले की तरह भव्य दिखाई दे रहा था। लेकिन इस बार ध्रुवांत के मन में पहले जैसी शांति नहीं थी। उसके मन में केवल रेगनार के अंतिम शब्द घूम रहे थे। शायद तुम्हारे परिवार का कोई सदस्य अभी भी जीवित हो। दूर से ही कई शिष्यों ने उन्हें देख लिया। वे वापस आ गए। दक्षिणी खंडहर से लौटने वाले शिष्य। कुछ ही मिनटों में यह खबर पूरे संप्रदाय में फैल गई। जब ध्रुवांत मुख्य द्वार तक पहुंचा तो वहां दर्जनों शिष्य पहले से मौजूद थे। उनमें से कई वही थे जो पहले उसका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन आज किसी ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। सभी की नजरों में जिज्ञासा और सम्मान का मिश्रण था। क्या सच में उसने दक्षिणी खंडहर पार कर लिया? कहा जा रहा है कि उसे वहां कोई बड़ी विरासत मिली है। ध्रुवांत ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। उसका लक्ष्य अब दूसरों की राय से कहीं बड़ा था। उसी समय एक वृद्ध की आवाज सुनाई दी। ध्रुवांत! भीड़ तुरंत 2 हिस्सों में बंट गई। मुख्य बुजुर्ग स्वयं वहां खड़े थे। तुम्हारे लौटने की खबर मिलते ही हमने सभा बुला ली है। संप्रदाय जानना चाहता है कि दक्षिणी खंडहर में वास्तव में क्या हुआ था। नायरा और आरव ने एक दूसरे की ओर देखा। तीनों जानते थे कि वे पूरी सच्चाई नहीं बता सकते, कम से कम अभी नहीं। लेकिन उसी क्षण संप्रदाय के सबसे ऊंचे पर्वत पर एक छिपी हुई आकृति उन्हें देख रही थी। तो दक्षिणी खंडहर का उत्तराधिकारी सचमुच लौट आया है। और उसके हाथ में शायद वह सुराग है जिसकी खोज हम 17 वर्षों से कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद ध्रुवांत, नायरा और आरव सभा भवन में पहुंचे। दिव्य आकाश संप्रदाय के सभी प्रमुख बुजुर्ग वहां उपस्थित थे। वातावरण असामान्य रूप से भारी था। ध्रुवांत, दक्षिणी खंडहर में क्या हुआ था? ध्रुवांत कुछ क्षण मौन खड़ा रहा। खंडहर के अंतिम भाग में एक शक्तिशाली युद्ध हुआ था और अंत में पूरा क्षेत्र नष्ट हो गया। उसने विरासत, रेगनार और अन्य रहस्यों का कोई उल्लेख नहीं किया। सभा में बैठे कुछ बुजुर्ग संतुष्ट नहीं दिखे।
लेकिन उनके पास ध्रुवांत पर दबाव डालने का कोई कारण नहीं था। अचानक सभा भवन का द्वार खुल गया। एक घायल दूत तेजी से भीतर आया। मुख्य बुजुर्ग, समस्या हो गई है। उत्तर सीमा के 3 गांवों पर हमला हुआ है। सभा भवन में तुरंत सन्नाटा छा गया। क्या हमलावरों की पहचान हुई? दूत का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने अपने पीछे काले नाग का चिन्ह छोड़ा है। काला नाग संप्रदाय। ध्रुवांत ने पहली बार यह नाम सुना था, लेकिन बाकी सभी बुजुर्गों के चेहरे गंभीर हो गए थे। वे वर्षों बाद फिर दिखाई दिए हैं, और उनका प्रकट होना कभी शुभ संकेत नहीं होता। उसी समय ध्रुवांत की कमर से बंधी धातु पट्टिका हल्की गर्म हो गई। ध्रुवांत तुरंत चौंक गया। यह वही पट्टिका थी जो उसे दक्षिणी खंडहर से मिली थी, और पहली बार उसने किसी बाहरी चीज की प्रतिक्रिया दी थी। क्या काला नाग संप्रदाय और इस पट्टिका के बीच कोई संबंध था? दूर कहीं अंधकार में एक व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, आखिर हमें पहला सुराग मिल गया। सभा समाप्त होने के बाद ध्रुवांत सीधे अपने निवास की ओर लौट गया, लेकिन उसके मन में काला नाग संप्रदाय का नाम बार बार घूम रहा था, और उससे भी अधिक वह रहस्यमयी धातु पट्टिका। कमरे में पहुंचते ही उसने द्वार बंद कर दिया। फिर उसने सावधानी से पट्टिका को बाहर निकाला। धातु की सतह पहले की तरह साधारण दिखाई दे रही थी, लेकिन ध्रुवांत जानता था कि इसमें कोई रहस्य अवश्य छिपा है। तभी पट्टिका अचानक हल्का कांपने लगी। ध्रुवांत तुरंत सतर्क हो गया। अगले ही क्षण उसकी सतह पर कुछ अक्षर उभर आए। उत्तराधिकारी पहचान की पुष्टि। प्रथम अभिलेख सक्रिय। ध्रुवांत की आंखें सिकुड़ गईं। फिर उसके सामने प्रकाश से बना एक धुंधला दृश्य उभर आया। वह एक विशाल साम्राज्य था। सुनहरे महल, आकाश में उड़ते युद्धपोत और हजारों सैनिक। लेकिन अगले ही क्षण पूरा दृश्य आग में बदल गया। युद्ध, विनाश, चीखें, और फिर एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी। यदि तुम यह अभिलेख देख रहे हो तो इसका अर्थ है कि विरासत अभी समाप्त नहीं हुई। ध्रुवांत का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह आवाज उसे अजीब रूप से परिचित लग रही थी। याद रखो, सत्य अभिलेखों में छिपा है, शक्ति में नहीं। गद्दार को खोजो। ध्रुवांत का पूरा शरीर कांप उठा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और सुन पाता, दृश्य टूट गया। साथ ही पट्टिका पर नए शब्द उभर आए। प्रथम लक्ष्य, उत्तरी अभिलेखागार तक पहुंचो। द्वितीय लक्ष्य, काला नाग संप्रदाय की गतिविधियों की जांच करो। और उसी क्षण दूर अंधकार में बैठे एक व्यक्ति ने अपनी आंखें खोलीं। उत्तराधिकारी ने पहला अभिलेख सक्रिय कर दिया है। अगली सुबह ध्रुवांत बहुत जल्दी जाग गया। पूरी रात वह रहस्यमयी पट्टिका के बारे में सोचता रहा था। उत्तरी अभिलेखागार तक पहुंचो। यह शब्द लगातार उसके मन में गूंज रहे थे। लेकिन उत्तरी अभिलेखागार कोई साधारण स्थान नहीं था। वह दिव्य आकाश संप्रदाय का सबसे प्रतिबंधित क्षेत्र माना जाता था। साधारण शिष्यों को वहां जाने की अनुमति नहीं थी। ध्रुवांत ने निर्णय लिया कि पहले जानकारी जुटानी होगी। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। ध्रुवांत, भीतर हो। दरवाजा खुलते ही नायरा और आरव अंदर आ गए। तुम दोनों इतनी सुबह यहां कैसे? मुख्य बुजुर्ग ने सभी लौटे हुए शिष्यों को बुलाया है। लगता है उत्तर सीमा पर हुए हमले की वजह से कोई बड़ा निर्णय लिया गया है।
कुछ देर बाद तीनों सभा मैदान में पहुंचे। सैकड़ों शिष्य पहले से वहां मौजूद थे। मुख्य बुजुर्ग मंच पर खड़े गंभीर चेहरे से सभी को देख रहे थे। कल रात एक और गांव पर हमला हुआ है। इस बार हमलावरों ने कोई जीवित गवाह नहीं छोड़ा। भीड़ में बेचैनी फैल गई। क्या यह काला नाग संप्रदाय का काम है? मुख्य बुजुर्ग ने धीरे से सिर हिला दिया। इसलिए हमने एक विशेष जांच दल बनाने का निर्णय लिया है। ध्रुवांत तुरंत सतर्क हो गया। और इस दल का पहला गंतव्य होगा उत्तरी अभिलेखागार। ध्रुवांत की आंखें फैल गईं। यह वही स्थान था जिसका उल्लेख रहस्यमयी पट्टिका ने किया था। क्या यह केवल संयोग था या कोई उसे किसी दिशा में ले जा रहा था? दूर अंधकार में छिपा व्यक्ति धीरे से हंसा। जाओ उत्तराधिकारी, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। सभा मैदान में गहरी फुसफुसाहट फैल गई। उत्तरी अभिलेखागार का नाम सुनते ही कई शिष्यों के चेहरे बदल गए। वह स्थान साधारण अभिलेखों का भंडार नहीं था। वहां अनंतमंडल के हजारों वर्षों के गुप्त रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाते थे। लेकिन वहां तक पहुंचना भी आसान नहीं था। मुख्य बुजुर्ग ने हाथ उठाकर भीड़ को शांत कर दिया। जांच दल में केवल 5 शिष्य शामिल किए जाएंगे। उनका चयन योग्यता और हाल की उपलब्धियों के आधार पर होगा। कई शिष्य उत्साहित हो उठे। कुछ ही क्षणों बाद पहला नाम घोषित हुआ। नायरा। भीड़ में स्वीकृति की आवाजें सुनाई दीं। दूसरा नाम आरव। आरव ने मुस्कुराकर नायरा की ओर देखा। तीसरा नाम सुनते ही पूरा मैदान शांत हो गया। ध्रुवांत। भीड़ में तुरंत फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ लोगों को यह निर्णय पसंद नहीं आया था, लेकिन कोई भी खुलकर विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पाया। ध्रुवांत के लिए यह केवल एक मिशन नहीं था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके अतीत का पहला सुराग वहीं छिपा है। चौथा नाम वेदांत। पांचवां नाम काव्य। चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी। तुम पांचों कल सुबह प्रस्थान करोगे। और याद रखो, यह केवल जांच नहीं बल्कि संप्रदाय का आदेश है। उसी समय ध्रुवांत की पट्टिका फिर से हल्का चमक उठी। नया संकेत प्राप्त। लक्ष्य सही दिशा में बढ़ रहा है। ध्रुवांत का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि उत्तरी अभिलेखागार में उसका इंतजार केवल सत्य नहीं बल्कि पहला वास्तविक शत्रु भी कर रहा था। सभा समाप्त होने के बाद पांचों चयनित शिष्य अलग कक्ष में एकत्र हुए। वातावरण में उत्साह से अधिक तनाव था। उत्तरी अभिलेखागार के बारे में जितनी कहानियां सुनी जाती थीं, उनमें से अधिकतर सुखद नहीं थीं। वेदांत ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। आशा है तुम लोग यात्रा का बोझ नहीं बनोगे। उसकी नजर सीधी ध्रुवांत पर थी। आरव तुरंत आगे बढ़ा लेकिन ध्रुवांत ने उसे रोक दिया। ध्रुवांत ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसकी यह शांति वेदांत को और अधिक असहज कर रही थी। तभी काव्य ने हल्की हंसी के साथ विषय बदल दिया। कल की यात्रा आसान नहीं होगी, बेहतर है हम तैयारी करें। कुछ देर बाद सभी अपने अपने निवास की ओर लौट गए। रात गहरी हो चुकी थी। ध्रुवांत अकेला अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा था। उसके हाथ में वही रहस्यमयी पट्टिका थी। पहली बार उसे लगा कि उसका अतीत वास्तव में कहीं मौजूद है। शायद उसका परिवार केवल एक धुंधली स्मृति नहीं था। शायद कहीं कोई अभी भी जीवित था। उसी क्षण पट्टिका फिर हल्की चमक उठी।
एक नया संदेश धीरे धीरे उभरने लगा। चेतावनी, अभिलेखागार के रक्षक पर विश्वास मत करना। ध्रुवांत तुरंत खड़ा हो गया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, संदेश गायब हो गया। अभिलेखागार का रक्षक? क्या वहां कोई उसका इंतजार कर रहा था? उसी समय संप्रदाय से बहुत दूर एक अंधेरी गुफा में एक व्यक्ति ने आंखें खोली। उसके सामने काले नाग का प्रतीक चमक रहा था। उत्तराधिकारी अभिलेखागार की ओर बढ़ रहा है। अगली सुबह सूर्योदय से पहले ही पांचों शिष्य मुख्य द्वार पर पहुंच गए। संप्रदाय के कई बुजुर्ग उन्हें विदा करने आए थे। मुख्य बुजुर्ग ने पांचों को एक एक पहचान प्रतीक सौंपा। इनके बिना अभिलेखागार का बाहरी द्वार नहीं खुलेगा। ध्रुवांत ने प्रतीक को ध्यान से देखा। उस पर एक प्राचीन ड्रैगन और एक तारे का चिन्ह बना हुआ था। उसे लगा जैसे उसने यह प्रतीक पहले भी कहीं देखा हो, लेकिन स्मृति का वह टुकड़ा फिर धुंध में खो गया। कुछ ही देर बाद यात्रा शुरू हो गई। उनके सामने कई दिनों का लंबा मार्ग था। यात्रा के पहले दिन सब कुछ शांत रहा, लेकिन दूसरे दिन दोपहर के समय वातावरण अचानक बदल गया। वेदांत अचानक रुक गया। हमारे पीछे कोई चल रहा है। सभी तुरंत सतर्क हो गए। ध्रुवांत ने आसपास फैले जंगल को ध्यान से देखा। कुछ क्षणों तक कुछ भी दिखाई नहीं दिया। तभी एक काला तीर हवा को चीरता हुआ आया। सावधान! ध्रुवांत ने झुककर तीर से बचाव किया। अगले ही क्षण चार नकाबपोश आकृतियां पेड़ों से नीचे कूद पड़ी। उनके वस्त्रों पर काले नाग का चिन्ह बना हुआ था। तो अफवाह सच थी। काला नाग संप्रदाय वास्तव में सक्रिय हो चुका था। नकाबपोशों में से एक ने ध्रुवांत की ओर उंगली उठाई। बाकियों को छोड़ दो, हमें केवल वही चाहिए। ध्रुवांत की आंखें सिकुड़ गईं। यह हमला संयोग नहीं था। किसी को पहले से पता था कि वह यहां से गुजरने वाला है। और अगले ही क्षण जंगल के बीच पहली असली लड़ाई शुरू हो गई। जंगल का शांत वातावरण एक ही क्षण में टूट गया। चारों नकाबपोश साधक अलग अलग दिशाओं से आगे बढ़े। उनका लक्ष्य स्पष्ट रूप से ध्रुवांत था। तुम लोग कौन हो? उत्तर देने के बजाय एक और तीर उसकी ओर छोड़ा गया। ध्रुवांत ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। चिंगारियों के साथ तीर दो हिस्सों में कट गया। नायरा और आरव भी युद्ध में कूद पड़े। वेदांत ने बिना कुछ कहे अपनी भाला तकनीक सक्रिय कर दी। कुछ ही क्षणों में पूरा क्षेत्र आत्मा ऊर्जा से भर गया। लेकिन तभी ध्रुवांत ने कुछ अजीब महसूस किया। नकाबपोशों की नजरें बार बार उसकी कमर की ओर जा रही थीं। वे मुझे नहीं, इस पट्टिका को खोज रहे हैं। उसका अनुमान सही था। मुखिया ने अचानक आदेश दिया, पट्टिका प्राप्त करो, उत्तराधिकारी बाद में भी मारा जा सकता है। यह सुनते ही ध्रुवांत का दिल जोर से धड़क उठा। उन्होंने मुझे उत्तराधिकारी कहा। वे आखिर जानते क्या हैं? युद्ध और भी उग्र हो गया। एक नकाबपोश सीधे ध्रुवांत पर झपटा। ध्रुवांत ने पूरी शक्ति से वार किया। दोनों हथियार टकराए और जोरदार विस्फोट हुआ। नकाबपोश पीछे जा गिरा, लेकिन उसी क्षण उसके चेहरे का नकाब टूट गया। ध्रुवांत की आंखें फैल गईं। वह कोई बाहरी दुश्मन नहीं था। वह दिव्य आकाश संप्रदाय का ही एक शिष्य था। तो हमारे बीच पहले से ही गद्दार मौजूद था। और दूर अंधकार में किसी ने मुस्कुराकर कहा,
खेल अब शुरू हुआ है। उत्तराधिकारी। जंगल का युद्ध क्षेत्र अचानक शांत हो गया। सभी की नजरें उस नकाबपोश पर टिक गईं जिसका चेहरा उजागर हो चुका था। नायरा की आंखें अविश्वास से फैल गईं। तुम? रोहित? ध्रुवांत भी उसे पहचान गया। वह दिव्य आकाश संप्रदाय का एक पुराना आंतरिक शिष्य था, लेकिन कई महीनों से वह लापता बताया जा रहा था। रोहित के चेहरे पर एक अजीब मुस्कान उभर आई। तो आखिर तुम लोगों ने पहचान ही लिया। आरव का चेहरा क्रोध से भर गया। तुमने अपने ही संप्रदाय से विश्वासघात किया। रोहित अचानक हंस पड़ा। विश्वासघात? तुम लोग सच जानते ही नहीं। जब तक धुआं छंटा वे गायब हो चुके थे। धत वे निकल गए। ध्रुवांत की नजर जमीन पर पड़ी एक वस्तु पर गई। वह एक काला धातु चिन्ह था। उस पर सर्प का प्रतीक बना हुआ था, लेकिन पीछे कुछ और भी उकेरा गया था। एक अधूरा मानचित्र। यह क्या है? वेदांत अचानक गंभीर हो गया। यह उत्तरी सीमा क्षेत्र का नक्शा लगता है। ध्रुवांत की आंखें सिकुड़ गईं। मतलब उनका लक्ष्य केवल हमें रोकना नहीं था। वे अभिलेखागार के आसपास कुछ खोज रहे हैं। सूरज धीरे धीरे पश्चिम की ओर झुक रहा था। दल ने आगे बढ़ने का निर्णय लिया, लेकिन अब सबको महसूस हो रहा था कि कोई उनका पीछा कर रहा है। रात होते होते वे एक पुराने खंडहर तक पहुंचे। यहीं आज रात विश्राम करेंगे। लेकिन जैसे ही ध्रुवांत ने खंडहर की दीवार को छुआ, उसकी पट्टिका गर्म हो गई और दीवार पर छिपे हुए प्राचीन अक्षर चमकने लगे। उत्तराधिकारी की पहचान स्वीकार की गई और उनके सामने खंडहर के नीचे जाने वाला एक गुप्त द्वार खुल गया। गुप्त द्वार खुलते ही ठंडी हवा का झोंका बाहर निकला। सभी कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। यह स्थान नक्शे में दर्ज नहीं था। ध्रुवांत की पट्टिका अब भी हल्की चमक रही थी, मानो वही उन्हें आगे बढ़ने का संकेत दे रही हो। सावधान रहना, यह जाल भी हो सकता है। पांचों धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। सीढ़ियां असामान्य रूप से लंबी थीं। लगभग 100 सीढ़ियां उतरने के बाद वे नीचे पहुंचे। उनके सामने एक विशाल भूमिगत कक्ष था। दीवारों पर हजारों प्राचीन प्रतीक उकेरे गए थे। कक्ष के केंद्र में एक टूटी हुई शिला खड़ी थी। ध्रुवांत जैसे ही उसके पास पहुंचा, शिला चमक उठी। पहचान सत्यापित। अधिकार स्तर अपर्याप्त। आंशिक अभिलेख प्रदर्शित किए जा रहे हैं। अचानक हवा में प्रकाश की एक छवि उभर आई। वह एक विशाल स्वर्णिम नगर का दृश्य था। नगर के ऊपर असंख्य ड्रैगन उड़ रहे थे। नायरा और आरव अविश्वास से उस दृश्य को देखने लगे। यह कौन सा साम्राज्य है? अगले ही क्षण दृश्य बदल गया। पूरा नगर युद्ध की आग में जल रहा था। आकाश में एक विशाल ड्रैगन गर्जना कर रहा था, लेकिन उसका चेहरा स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा था। फिर एक आवाज पूरे कक्ष में गूंजी। यदि यह अभिलेख सक्रिय हुआ है, तो इसका अर्थ है कि उत्तराधिकारी अब भी जीवित है। ध्रुवांत का हृदय तेजी से धड़कने लगा। लेकिन तभी पूरी शिला अचानक दरारों से भर गई और अंतिम शब्द गूंजे, गद्दार अभी भी जीवित है। गद्दार अभी भी जीवित है। ये शब्द पूरे कक्ष में बार बार गूंजने लगे। ध्रुवांत वहीं स्थिर खड़ा रह गया।
उसे नहीं पता था कि यह गद्दार कौन है, लेकिन पहली बार उसे यकीन हो गया कि अतीत का विनाश कोई दुर्घटना नहीं था। तभी पूरी शिला जोर से कांप उठी। पीछे हटो। सभी तुरंत पीछे हट गए। अगले ही क्षण शिला हजारों टुकड़ों में बिखर गई, लेकिन उसके केंद्र से एक छोटी धातु पट्टी बाहर गिर पड़ी। ध्रुवांत ने सावधानी से उसे उठाया। उस पर केवल 3 शब्द लिखे थे, उत्तरी अभिलेखागार जाओ। नायरा ने गहरी सांस ली। लगता है हमारी यात्रा और भी महत्वपूर्ण हो गई है। वेदांत पहली बार चुप दिखाई दिया। वह भी समझ चुका था कि मामला सामान्य नहीं है। उसी समय ध्रुवांत की पुरानी पट्टिका फिर गर्म होने लगी। उसकी सतह पर नए अक्षर उभर आए। प्रथम अभिलेख पूर्ण। द्वितीय अभिलेख की शर्तें सक्रिय। लक्ष्य उत्तरी अभिलेखागार तक जीवित पहुंचो। अचानक पूरे कक्ष में खतरे की अनुभूति फैल गई। काव्य ने तुरंत अपनी तलवार निकाल ली। कोई आ रहा है। सीढ़ियों की दिशा से भारी कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। वह आवाज धीरे धीरे और निकट आती जा रही थी, लेकिन उनमें से कोई भी यह महसूस नहीं कर पाया कि वह व्यक्ति ऊपर से नहीं आ रहा था। वह कक्ष की अंधेरी दीवार के भीतर से बाहर निकल रहा था, और उसकी लाल चमकती आंखें सीधे ध्रुवांत पर टिकी हुई थीं। कक्ष में मौजूद सभी लोग तुरंत युद्ध मुद्रा में आ गए। अंधेरी दीवार से निकलने वाली आकृति धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। वह कोई मनुष्य नहीं था। उसका शरीर पत्थर और धातु के मिश्रण से बना हुआ था। 2 लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। युद्ध के लिए तैयार रहो। लेकिन ध्रुवांत की पट्टिका अचानक फिर चमक उठी। आकृति की लाल आंखें तुरंत उसकी ओर घूम गईं। पहचान सत्यापित। उत्तराधिकारी पाया गया। पूरा कक्ष अचानक शांत हो गया। नायरा और आरव एक दूसरे को देखने लगे। यह दूसरी बार था जब किसी प्राचीन वस्तु ने ध्रुवांत को उत्तराधिकारी कहा था। तुम कौन हो? मैं अभिलेख रक्षक संख्या 27 हूं। मेरा कार्य उत्तराधिकारियों के लिए ज्ञान सुरक्षित रखना है। ध्रुवांत एक कदम आगे बढ़ा। क्या तुम बता सकते हो कि मैं कौन हूं? कुछ क्षणों तक कोई उत्तर नहीं मिला। फिर रक्षक की आंखों की लाल चमक धीमी हो गई। अधिकार स्तर अपर्याप्त। पूर्ण जानकारी देने की अनुमति नहीं है। ध्रुवांत की मुट्ठियां कस गईं। लेकिन मैं एक संकेत दे सकता हूं। जिसे तुम खोज रहे हो वह पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। ध्रुवांत का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या मतलब? क्या कोई जीवित है? रक्षक उत्तर देने ही वाला था कि पूरा कक्ष अचानक कांप उठा। बाहरी सुरक्षा पर हमला हुआ है। और पहली बार रक्षक के चेहरे पर चिंता जैसी कोई भावना दिखाई दी। पूरे भूमिगत कक्ष में चेतावनी की लाल रोशनी फैल गई। दीवारों पर बने प्राचीन चिन्ह एक एक करके चमकने लगे। रक्षक संख्या 27 तुरंत ऊपर देखने लगा। सुरक्षा परत 1 भंग। सुरक्षा परत 2 भंग। घुसपैठिया केंद्रीय कक्ष की ओर बढ़ रहा है। वेदांत ने तुरंत अपना भाला कसकर पकड़ लिया। क्या वह काला नाग संप्रदाय का आदमी है? रक्षक कुछ क्षण मौन रहा। पहचान असंगत। घुसपैठिया काला नाग संप्रदाय से संबंधित नहीं है। यह सुनते ही सभी के चेहरे बदल गए। मतलब कोई दूसरा भी ध्रुवांत को खोज रहा है। अचानक ऊपर से विस्फोट की भयानक आवाज आई।
पूरा कक्ष जोर से हिल उठा। तीसरी सुरक्षा परत नष्ट। घुसपैठिया केवल 30 मीटर दूर है। तभी कक्ष के प्रवेश द्वार की पत्थर की दीवार फट गई। धूल और मलबे के बीच एक काली चादर में लिपटी आकृति खड़ी थी। उसका चेहरा पूरी तरह ढका हुआ था, लेकिन उसकी उपस्थिति मात्र से हवा भारी हो गई थी। रक्षक संख्या 27 पहली बार पीछे हट गया। प्रतिबंधित पहचान चिन्ह मिला। अभिलेख संरक्षकों का शत्रु। ध्रुवांत ने उस अजनबी की ओर देखा। तुम कौन हो? कुछ क्षणों तक मौन छाया रहा। फिर अजनबी की धीमी आवाज पूरे कक्ष में गूंज उठी। मैं दुश्मन नहीं हूं उत्तराधिकारी। मैं यहां तुम्हें मारने नहीं, तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। अजनबी के शब्दों पर किसी ने तुरंत विश्वास नहीं किया। वेदांत ने अपना भाला उसकी ओर तान दिया। पहले दीवार तोड़कर घुसते हो और फिर खुद को मित्र बताते हो? अजनबी शांत खड़ा रहा। मेरे पास समय बहुत कम है। यदि मैं देर से पहुंचता तो तुम सब मर चुके होते। रक्षक संख्या 27 की आंखें फिर चमक उठीं। झूठ की संभावना 54%। अजनबी हल्का सा हंसा। तुम लोग अभी भी पुरानी गणनाओं पर चल रहे हो। ध्रुवांत आगे बढ़ा। तुम मुझे उत्तराधिकारी क्यों कह रहे हो? अजनबी कुछ क्षण चुप रहा। क्योंकि बहुत समय से कुछ लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं, और कुछ लोग यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि तुम कभी सत्य तक न पहुंचो। ध्रुवांत की आंखों में चमक उभरी। क्या यह मेरे अतीत से जुड़ा है? अजनबी ने सीधा उत्तर नहीं दिया। मैं केवल इतना कह सकता हूं कि उत्तरी अभिलेखागार अब सुरक्षित नहीं है। यह सुनते ही सभी चौंक गए। लेकिन अभिलेखागार तो हमारे मिशन का लक्ष्य है। इसीलिए मैं यहां हूं, क्योंकि 3 दिन पहले वहां कुछ हुआ है। रक्षक संख्या 27 अचानक स्थिर हो गया। अभिलेख नेटवर्क से संपर्क विफल। मुख्य अभिलेखागार से संपर्क विफल। ध्रुवांत के मन में अचानक एक बुरा एहसास पैदा हुआ। और फिर अजनबी ने वह बात कही जिसने पूरे कक्ष को स्तब्ध कर दिया। पूरे कक्ष में असहज खामोशी फैल गई। अजनबी की नजर सीधे ध्रुवांत पर टिकी हुई थी। उत्तरी अभिलेखागार पर हमला हो चुका है। नायरा का चेहरा पीला पड़ गया। यह असंभव है। उस स्थान की सुरक्षा हजारों वर्षों से कायम है। अजनबी ने धीरे से सिर हिलाया। इसीलिए जिन्होंने हमला किया वे साधारण लोग नहीं थे। ध्रुवांत की मुट्ठियां अनजाने में कस गईं। क्या उन्हें मेरे बारे में पता चल गया है? अजनबी ने सीधे उत्तर नहीं दिया। लेकिन वे किसी चीज की तलाश में हैं। और वह चीज उन अभिलेखों में दर्ज थी जिन्हें सदियों पहले छिपाया गया था। रक्षक संख्या 27 अचानक आगे बढ़ा। प्रतिबंधित जानकारी का उल्लेख पाया गया। आगे की जानकारी साझा करने की अनुमति नहीं है। अजनबी हल्का सा मुस्कुराया। इसीलिए तुम्हारी जाति विलुप्त होने के कगार पर पहुंची थी। ध्रुवांत की सांस एक पल के लिए रुक गई। जाति? लेकिन इससे पहले कि कोई और प्रश्न पूछ पाता, पूरे कक्ष में जोरदार कंपन हुआ। छत के कई हिस्से टूटकर नीचे गिरने लगे। बाहरी सुरक्षा संरचना पूर्ण रूप से ध्वस्त। रक्षक संख्या 27 ने पहली बार घबराहट दिखाई। वे यहां तक पहुंच गए हैं। अचानक दूर अंधेरे गलियारे में कई लाल आंखें चमक उठीं। वे इंसान नहीं थे। वे किसी प्राचीन युद्ध में प्रयोग किए गए जीव प्रतीत हो रहे थे।
अजनबी ने पहली बार अपनी तलवार बाहर निकाली और धीमी आवाज में बोला, अगर आज जीवित रहना है तो मेरे पीछे रहो। अंधेरे गलियारे में चमकती लाल आंखें धीरे धीरे आगे बढ़ने लगीं। हर कदम के साथ वातावरण और भारी होता जा रहा था। ध्रुवांत ने पहली बार उन जीवों को स्पष्ट रूप से देखा। उनके शरीर आधे मनुष्य और आधे पशु जैसे थे। त्वचा पर प्राचीन युद्ध चिन्ह उकेरे गए थे। रक्षक संख्या 27 की आवाज पहली बार कांपी। रक्त नेत्र सेना। यह नाम सुनते ही अजनबी का चेहरा कठोर हो गया। तो उन्होंने सचमुच इन्हें मुक्त कर दिया। ध्रुवांत ने उसकी ओर देखा। ये आखिर है क्या? उत्तर देने के बजाय अजनबी ने तलवार आगे कर दी, क्योंकि उसी क्षण पहला रक्त नेत्र जीव उन पर टूट पड़ा। उसकी गति इतनी तेज थी कि आरव उसे देख भी नहीं पाया। लेकिन अजनबी पहले से तैयार था। एक ही वार में उसने उस जीव को पीछे उड़ा दिया। लेकिन किसी की भी उम्मीद के विपरीत वह जीव मरा नहीं। वह फिर खड़ा हो गया। नायरा के चेहरे का रंग उड़ गया। यह मर क्यों नहीं रहा? क्योंकि यह जीवित नहीं है। यह केवल युद्ध के लिए बचाया गया एक खोल है। तभी पीछे से दर्जनों और लाल आंखें चमक उठीं। पूरा गलियारा रक्त नेत्र सेना से भर चुका था। रक्षक संख्या 27 ने तुरंत निर्णय लिया। उत्तराधिकारी को यहां से निकालना प्राथमिक आदेश है। उसने अपनी हथेली जमीन पर रख दी। पूरे कक्ष में प्राचीन रून चमकने लगे। आपातकालीन मार्ग सक्रिय किया जा रहा है। और ध्रुवांत के पैरों के नीचे की भूमि अचानक खुलने लगी। ध्रुवांत के पैरों के नीचे की भूमि तेजी से टूटने लगी। क्या हो रहा है? आपातकालीन निकासी प्रक्रिया सक्रिय। उत्तराधिकारी की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। तभी कई रक्त नेत्र जीव एक साथ आगे बढ़े। पूरा गलियारा उनकी गर्जनाओं से गूंज उठा। अजनबी बिजली की गति से आगे बढ़ा। उसकी तलवार से नीली ऊर्जा की एक विशाल लहर निकली। दर्जनों रक्त नेत्र जीव पीछे फेंक दिए गए। लेकिन अगले ही पल वे फिर उठ खड़े हुए। ध्रुवांत ने पहली बार भय महसूस किया। ऐसे शत्रु से कैसे लड़ा जा सकता है जो मरता ही नहीं? रक्षक संख्या 27 ने दोनों हाथ ऊपर उठा दिए। प्राचीन सुरक्षा प्रोटोकॉल सक्रिय। अचानक सैकड़ों सुनहरे रून हवा में प्रकट हो गए। पूरा कक्ष स्वर्णिम प्रकाश से भर गया। रक्त नेत्र जीव पहली बार पीछे हटने लगे। उनकी आंखों में भय दिखाई दे रहा था। जल्दी करो, मेरे पास केवल कुछ ही क्षण हैं। ध्रुवांत ने उसकी ओर देखा। क्या हम फिर मिलेंगे? रक्षक कुछ क्षण मौन रहा। यदि अभिलेख अभी भी जीवित रहे तो हां। तभी जमीन पूरी तरह खुल गई। ध्रुवांत, नायरा, आरव, वेदांत और काव्य नीचे गिरने लगे। गिरते समय ध्रुवांत ने ऊपर देखा। रक्षक संख्या 27 अकेला उन हजारों जीवों के सामने खड़ा था। और उसके पीछे अजनबी तलवार संभाले अंतिम रक्षा पंक्ति बना चुका था। अचानक ऊपर से एक भयानक विस्फोट हुआ। और गिरते हुए ध्रुवांत ने आखिरी बार देखा कि पूरा प्राचीन कक्ष प्रकाश के महासागर में डूब गया। ध्रुवांत और बाकी सभी लोग अंधेरे में तेजी से गिर रहे थे। ऊपर का विस्फोट अब भी पूरे मार्ग को हिला रहा था। अचानक नीचे से नीली रोशनी दिखाई दी। अगले ही पल सभी एक ऊर्जा परत से टकराए। गिरने की गति अचानक कम हो गई। कुछ क्षण बाद वे सुरक्षित जमीन पर उतर चुके थे। आरव ने गहरी सांस छोड़ी।
मैंने सोचा था इस बार सच में मर जाएंगे। लेकिन ध्रुवांत अभी भी ऊपर की ओर देख रहा था। उसे रक्षक संख्या 27 की अंतिम छवि याद आ रही थी। नायरा धीरे से उसके पास आकर खड़ी हो गई। यदि वह हमें बचाने के लिए रुका था तो हमें आगे बढ़ना होगा। ध्रुवांत ने धीरे से सिर हिला दिया। तभी वेदांत ने आसपास का निरीक्षण करना शुरू किया। यह कोई प्राकृतिक गुफा नहीं है। दीवारों पर प्राचीन निर्माण के निशान मौजूद थे, मानो यह किसी गुप्त मार्ग का हिस्सा हो। अचानक काव्य रुक गई। यहां कुछ लिखा हुआ है। सभी उसकी ओर बढ़ गए। पत्थर की दीवार पर प्राचीन भाषा में शब्द उकेरे गए थे। वेदांत उन्हें पढ़ने की कोशिश करने लगा। यहां लिखा है, उत्तराधिकारियों का मार्ग। ध्रुवांत की आंखें सिकुड़ गईं। क्या यह भी उसी उत्तराधिकारी से जुड़ा है जिसके बारे में सब बात कर रहे हैं? किसी के पास इसका उत्तर नहीं था। उसी समय ध्रुवांत की पट्टिका फिर चमक उठी। दीवार पर बने शब्दों ने उसी चमक का उत्तर दिया। पूरी दीवार धीरे धीरे खिसकने लगी और उसके पीछे छिपा एक विशाल प्राचीन नगर उनकी आंखों के सामने प्रकट हो गया। सभी कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। उनके सामने फैला नगर किसी सपने जैसा दिखाई दे रहा था। विशाल पत्थर की इमारतें अंधेरे में खामोश खड़ी थीं। नगर के ऊपर चमकते हुए नीले क्रिस्टल सूर्य का काम कर रहे थे। यह स्थान हजारों वर्षों से छिपा हुआ प्रतीत होता था। मैंने ऐसा नगर पहले कभी नहीं देखा। वेदांत भी पहली बार शब्दहीन दिखाई दे रहा था। ध्रुवांत धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही उसने पहला कदम नगर के भीतर रखा, उसकी पट्टिका फिर चमक उठी। उत्तराधिकारी पहचान स्वीकार। नगर की कई इमारतों पर बने रून एक साथ जगमगा उठे। पूरा क्षेत्र मानो वर्षों की नींद से जाग रहा था। तभी दूर नगर के केंद्र में स्थित एक विशाल मीनार चमक उठी। लगता है वहां कुछ सक्रिय हुआ है। लेकिन उसी समय नगर के दूसरे हिस्से से एक अजीब आवाज सुनाई दी। वह किसी जीव की गर्जना जैसी थी। सभी तुरंत सतर्क हो गए। क्या यहां कोई और भी है? ध्रुवांत ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अचानक एक छाया सबसे ऊंची इमारत के ऊपर दिखाई दी। वह किसी मनुष्य जैसी लग रही थी, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गई। तुम लोगों ने भी उसे देखा? सभी ने गंभीरता से सिर हिला दिया। ध्रुवांत की नजर फिर उस केंद्रीय मीनार पर गई। उसे महसूस हो रहा था कि उत्तर उसी स्थान पर छिपा है। लेकिन जैसे ही वे मीनार की ओर बढ़ने लगे, जमीन हल्के से कांपी। नगर के मुख्य द्वार की दिशा से भारी कदमों की आवाज आने लगी और ध्रुवांत को अचानक एहसास हुआ कि वे इस भूले हुए नगर में अकेले नहीं हैं। भारी कदमों की आवाज लगातार निकट आती जा रही थी। हर कदम के साथ जमीन हल्की कांप रही थी। सभी तुरंत युद्ध मुद्रा में आ गए। ध्रुवांत की नजर नगर के मुख्य द्वार पर टिकी हुई थी। कुछ ही क्षण बाद धूल का एक विशाल बादल दिखाई दिया। फिर एक विशाल आकृति अंधेरे से बाहर निकली। वह लगभग 3 मंजिला इमारत जितनी ऊंची थी। उसका शरीर काले पत्थर और धातु से निर्मित था। उसकी आंखों में नीली ज्वालाएं जल रही थीं। यह क्या चीज है? वेदांत का चेहरा गंभीर हो गया।
यह किसी प्रकार का प्राचीन संरक्षक लगता है। विशाल प्रहरी अचानक रुक गया। उसकी नीली आंखें सीधे ध्रुवांत पर टिक गईं। कुछ क्षणों तक पूरा क्षेत्र शांत रहा। फिर उसकी आंखों की चमक अचानक बदल गई। उत्तराधिकारी पहचान स्वीकार। नगर प्रोटोकॉल पुनः सक्रिय। सभी ने राहत की सांस ली। कम से कम यह हम पर हमला नहीं करेगा। लेकिन अगले ही पल नगर के ऊपर सायरन जैसी आवाज गूंज उठी। प्रहरी की आंखें लाल हो गईं। बाहरी घुसपैठ का पता चला। रक्षा प्रणाली सक्रिय की जा रही है। ध्रुवांत का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या रक्त नेत्र सेना यहां तक पहुंच गई? प्रहरी ने धीरे धीरे नगर के मुख्य द्वार की ओर मुड़कर देखा। दूर क्षितिज पर काली आकृतियां दिखाई देने लगी थीं। लेकिन वे रक्त नेत्र जीव नहीं थे। और उन्हें देखते ही ध्रुवांत की पट्टिका पहले से कहीं अधिक तेज चमकने लगी। विशाल नगर द्वार धीरे धीरे खुलने लगा। ध्रुवांत और उसके साथियों ने पहली बार नगर के निवासियों को देखा। वे योद्धा नहीं बल्कि वर्षों से छिपकर जीवित बचे हुए लोग थे। उनके चेहरों पर आशा और भय दोनों दिखाई दे रहे थे। घुड़सवारों में से एक युवक आगे आया। उसने अपना मुखौटा उतार दिया। मेरा नाम विहान है। मैं इस नगर के संरक्षकों का वर्तमान प्रमुख हूं। ध्रुवांत ने उसकी ओर ध्यान से देखा। विहान की आंखों में थकान साफ दिखाई दे रही थी। हमें आपकी सहायता चाहिए। ध्रुवांत ने भौहें सिकोड़ लीं। मैं स्वयं मुश्किल से साधना कर रहा हूं। मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूं? विहान कुछ क्षण चुप रहा। हमारे आचार्य 13 वर्षों से एक प्राचीन विष से पीड़ित हैं। अब उनके पास अधिक समय नहीं बचा है। उसी समय नायरा की नजर दूर स्थित एक औषधि उद्यान पर पड़ी। उसकी सांसें एक पल के लिए रुक गईं। चंद्र ज्योति लता। जिस दुर्लभ औषधि को वह वर्षों से खोज रही थी, वह उसके सामने मौजूद थी। विहान ने उसकी नजर पहचान ली। यदि हमारे आचार्य बच गए तो वह औषधि आपकी होगी। ध्रुवांत ने नायरा की ओर देखा। नायरा की आंखों में पहली बार उम्मीद दिखाई दे रही थी। मैं इलाज का वादा नहीं करता, लेकिन एक बार देखकर जरूर बताऊंगा। कुछ देर बाद वे नगर के सबसे सुरक्षित भवन में पहुंचे। शैया पर लेटे आचार्य रुद्रवेन का शरीर काले विष से ढका हुआ था। और जैसे ही ध्रुवांत उनके पास पहुंचा, उसकी पट्टिका अचानक स्वर्णिम प्रकाश से चमक उठी। स्वर्णिम प्रकाश पूरे कक्ष में फैल गया। सभी लोग घबराकर पीछे हट गए। ध्रुवांत की पट्टिका पहले कभी इतनी तेज नहीं चमकी थी। अज्ञात विष की पहचान प्रारंभ। विश्लेषण जारी। विहान की आंखों में उम्मीद चमक उठी। 13 वर्षों में पहली बार कोई प्रतिक्रिया हुई थी। ध्रुवांत धीरे धीरे आचार्य रुद्रवेन के पास पहुंचा। उसने सावधानी से उनकी कलाई को छुआ। अचानक उसके शरीर में बर्फ जैसी ठंडी लहर दौड़ गई। ध्रुवांत की आंखों के सामने एक धुंधला दृश्य उभरा। किसी अज्ञात व्यक्ति ने काले धुएं से भरा हुआ एक बाण छोड़ा था। वह बाण सीधे रुद्रवेन के सीने में धंसा था। दृश्य अचानक टूट गया। विष की संरचना समझ ली गई। उपचार प्रक्रिया उपलब्ध। ध्रुवांत ने गहरी सांस ली। मैं कोशिश कर सकता हूं। पूरा कक्ष एकदम शांत हो गया। ध्रुवांत ने अपना हाथ रुद्रवेन के सीने पर रखा। स्वर्णिम प्रकाश उनके शरीर में प्रवेश करने लगा।
काला विष मानो किसी जीवित प्राणी की तरह तड़पने लगा। धीरे धीरे काला रंग उनके शरीर से गायब होने लगा। विहान की आंखों में आंसू भर आए। 13 वर्षों बाद पहली बार आचार्य की सांसें स्थिर हो रही थीं। अचानक रुद्रवेन की उंगलियां हल्की सी हिली। पूरा कक्ष स्तब्ध रह गया। रुद्रवेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दी, लेकिन उनकी नजर सीधे ध्रुवांत पर जाकर रुकी और उनके चेहरे पर ऐसा भाव उभरा मानो उन्होंने किसी असंभव व्यक्ति को देख लिया हो। पूरे कक्ष में सन्नाटा छा गया। आचार्य रुद्रवेन लगातार ध्रुवांत को देख रहे थे। विहान की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आचार्य, आप सचमुच जाग गए। रुद्रवेन ने धीरे धीरे बैठने की कोशिश की। फिर उन्होंने पहला वाक्य बोला, कौन बदतमीज मुझे 13 साल सोने नहीं दे रहा था। पूरा कक्ष स्तब्ध रह गया। नायरा ने धीरे से आरव को देखा। यही है वो महान आचार्य? रुद्रवेन तुरंत उसकी ओर मुड़े। और तुम वही लड़की हो जो बाहर औषधि बगीचे को घूर रही थी। नायरा का चेहरा तुरंत लाल हो गया। ध्रुवांत पहली बार हल्का सा मुस्कुराया। रुद्रवेन की नजर फिर ध्रुवांत पर आकर रुक गई। तो तुम हो जिसने मुझे मौत के मुंह से वापस खींचा। ध्रुवांत कुछ बोल पाता उससे पहले रुद्रवेन फिर हंस पड़े। बहुत बड़ी गलती कर दी लड़के। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। पूरा कक्ष अचानक शांत हो गया। विहान ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, क्या? रुद्रवेन ने कंधे उचकाए। 13 साल बिस्तर पर पड़ा रहा हूं। अब दुनिया घूमूंगा। और वैसे भी यह लड़का बिना मेरे 2 महीने भी जीवित नहीं रहेगा। ध्रुवांत ने पहली बार आंखें घुमा लीं। रुद्रवेन अचानक गंभीर हो गए। तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। शक्ति, संसार और जीवित रहना। और उसके बदले मैं तुम्हें एक उपहार दूंगा। वह धीरे धीरे उठा और अपनी एक उंगली आकाश की ओर कर दी। अचानक पूरे नगर के ऊपर काले बादल जमा होने लगे और बिजली गरज उठी। और बादलों के बीच एक विशाल काली स्वर्णिम उंगली धीरे धीरे प्रकट होने लगी। पूरा नगर आकाश की ओर देखने लगा। काले बादल तेजी से घूम रहे थे। बिजलियां लगातार चमक रही थीं। और बादलों के बीच वह विशाल काली उंगली पूरी तरह प्रकट हो गई। उसकी सतह पर सुनहरे रून चमक रहे थे। ध्रुवांत पहली बार किसी ऐसी शक्ति को देख रहा था। रुद्रवेन मुस्कुरा रहे थे। डरो मत, यह तो सबसे कमजोर रूप है। पूरा नगर एक साथ खांसने लगा। विहान ने सिर पकड़ लिया। आचार्य, यह कमजोर नहीं होता। रुद्रवेन ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। लड़के, साधना का पहला नियम जानता है। ध्रुवांत ने सिर हिला दिया। तो फिर तुम्हारे गुरु बेकार थे। नायरा हंसते हंसते झुक गई। रुद्रवेन ने अपनी उंगली आकाश की ओर उठाई। शक्ति का अर्थ केवल ताकत नहीं होता। शक्ति का अर्थ है नियंत्रण। अचानक वह विशाल उंगली नीचे उतरने लगी। दूर मौजूद एक पर्वत उसकी दिशा में था। सभी ने सांस रोक ली। अगले ही क्षण पूरा पर्वत जमीन में धंस गया। कोई विस्फोट नहीं हुआ। सिर्फ दबाव ने पूरे पर्वत को कुचल दिया था। ध्रुवांत की आंखें फैल गईं। मैं तुम्हें यह कला सिखाऊंगा। अभी इसका नाम व्योम अंगुली है। लेकिन एक दिन यही व्योम अंगुली अर्धहस्त बनेगी। और तब तुम समझोगे कि आकाश में उठी एक उंगली भी संसारों का भाग्य बदल सकती है। रुद्रवेन के शब्द पूरे मैदान में गूंज रहे थे।
ध्रुवांत की नजर अभी भी उस धंसे हुए पर्वत पर थी। क्या मैं सच में ऐसी शक्ति सीख सकता हूं? रुद्रवेन जोर से हंस पड़े।